परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और अक्सर चुप वही लोग रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों इसी कोटेशन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज हम जुलाई 2018 के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, जो अंतिम रूप से ऑफलाइन मोड में हुआ था, वो देखेंगे। इसके बाद एनटीए द्वारा पेपर लेने की स्टार्ट कर दी गई है। तो आज हम 2018 का पेपर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन ये रहा, कौटिल्य की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। वह राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये सही बात है। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। यह भी सही है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, तो ये गलत है। ये नीति शास्त्र देने का उनका श्रेय नहीं था। ये किसी और कोई और चिंतक इससे जुड़े हुए हैं। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। हाँ, ये सही बात है। उन्होंने इस सुदृढ़ व्यवस्था के भारत के इस पर जोर दिया था। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो ये थोड़ा ब्रूट मेमोरी पे याद करने लायक क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर डनिंग है। ऐसे क्वेश्चन हम याद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। तो ये कोटेशन टाइप क्वेश्चन ही है। और तो ये इसके साथ अरस्तु जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवादिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है। तो लॉक के जो संवादिक समझौता था उसके साथ क्या सही नहीं है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला है, संविदा एक बार के जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। हाँ, उन्होंने ऐसा माना था। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बार संविदा होने पे वो हमेशा के लिए लागू रहेगी। संविदा थर्ड देखते हैं, संविदा जिसमें व्यक्ति व कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वह प्रकृति की स्थिति में रहते थे। तो हाँ, ये भी बात सही है। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो रूसो ने जो कहा था इसमें से सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों को पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए, वर्ण करने के लिए नियमित है। तो ये बात सही थी। सेकंड ऑप्शन है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती है। तो ये भी सही बात थी, उन्होंने कहा था ऐसा। और जो थर्ड उन्होंने कहा था, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करते, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। सिक्स्थ क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। फॉर जेएस मिल विल बी द बेसिक ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट, ये बात सही है। विल नॉट ओनली डिपेंड ऑन नंबर, इट हैज़ ए qualitative foundation and the will which make the institution take on the form of a belief। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और ये मैचिंग करने से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो जैनिज्म है वो जैनिज्म है जो अहिंसा की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है। और वैष्णव है वो कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक की बात करते हैं। रस्किन है वो इन्होंने सिविलाइजेशन और पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी, तो इसका सेकंड है। और जो प्लेटो है वो आइडियलिज्म, आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी मैचिंग थी। इसका सेकंड आंसर सही है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड टू वीकलीज, द कर्म योगीज एंड द धर्मा। तो इसके साथ जुड़े हुए हैं अरविंदो हमें जान रहा है, जिनकी बुक थी सावित्री। और अरविंदो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काफ़ी प्रमुख विचारक थे, राष्ट्रवाद से भी जुड़े हुए थे ये। तो अरविंदो की जो टू वीकलीज, कर्मयोगी और धर्मा हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। सही बात है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणात्मक आधार है। वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये वही आ चुका है इंग्लिश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहासवाद के भौतिक व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। सही बात है। इसमें निर्धारणवारक और आदर्शवाद का तत्व था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या
एम एन रॉय के बारे में हमें याद रखना है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी और 1934 के अंदर इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। ये सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेहमानों से ऊन कतर लिए गए हैं और वह सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? तो ये कोटेशन बी आर अम्बेडकर की थी। ऐसी क्वेश्चन को हमें सिर्फ याद कर सकते हैं और क्या है वो देख सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना था। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन परक मूल्यक और मानवीय है। हाँ, वो सही बात है, वो अनुशासन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। और सेकंड क्वेश्चन, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपकताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। उदार उत्तर, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। और जो इसका फोर्थ है उत्तर, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रता नहीं है, तो ये गलत है। तो ये इसका फोर्थ आंसर सही होगा, तो गलत, ये फोर्थ है इसका। आइसिया बर्नौली का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका चौथा आंसर सही है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है, आइसिया बर्लिन को संदेह था। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्गम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? तो ये थे जॉन रॉल्स। 14वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखी? तो द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स आर नॉजिक की बुक है, ये इससे संबंधित थे। निम्नलिखित में कौन से समुदायवादी नहीं है? माइकल सैंडक समुदायवादी है, ये एलेक्स डेयर मार्टिनियर भी है और माइकल वॉल्जर भी हैं, और जो ये फ्रेडरिक हैग है ये नहीं है। मार्क्स समुदायवादी जो विचारधारा है वो समुदाय पे ज़्यादा बल देती है, ये चीज़ हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता है? तो लोकतंत्र की विशेषता बतानी है। इस ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमें याद रखना, जो चीज़ पॉजिटिव हो तो हमें उसको सही लेके चलना, और कहीं भी हमें चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे तो उसको हमें गलत मान के चलना है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक क्षमता अपेक्षित है, सही बात है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक पर्याप्त है, चाहे उसकी नस्ल, लिंग या धर्म कुछ भी हो। ये बात भी लोकतंत्र के अंदर सही मानी जाती है कि कोई भी लिंग और धर्म का हो तो उसको बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर फोर्थ सही है, ABCD। एक को दो से हमें मैच करना था, तो ब्रायन बेरी है, उनकी पुस्तक है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस प्रकार। और सेकंड का है सुसन मोलर ओकिन की बुक है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, और अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, हमें याद रखना है। अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है द आइडिया ऑफ जस्टिस, और जो टॉम कैम्पबेल हैं वो जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मार्क्स के अधिवेश मूल्य सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो मार्क्स की जो सरप्लस वैल्यू सिद्धांत था उसमें कौन सी विशेषताएं हैं? ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तृत रूप है, सही बात है। इन्होंने रिकार्डो से ही ये सिद्धांत लिया था और इसी को आगे बढ़ाने, इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर अपना ये पेश किया था। श्रम शक्ति श्रमिक की मानसिक मांसपेशियों और तंत्रिका के बराबर होती है, ये भी सही है। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो लेनिन का योगदान जो है जिसमें सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। दुनिया और इसका दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, क्रांति की राजनीतिक और दाव पेंच का उनका सिद्धांत। तो इसका ABCD आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? तो विचारधारा एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है, सही है। राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय है, ये भी सही है। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है इस विचारधारा के अंदर वह है फोर्थ, वह राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते।
21वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? तो इसका रॉय सी मैकड्रीज और वार्ड है, इसका 21वां आंसर सही है। और 22वां क्वेश्चन, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जीन बॉन्डेल। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगाम संरचना निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। तो ये सही बात है, आगाम संरचना को इसके अंदर तुलनात्मक राजनीति के अंदर मान्यता दी गई है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है, तो ये भी सही है। और ये क्वेश्चन एनटीए ये यूजीसी नेट द्वारा ये ड्रॉप कर लिया गया था, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इसको करना है तो आप कर लें, लेकिन ये ड्रॉप कर दिया गया था कुछ ऑप्शन में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो चार्टिस्ट आंदोलन है, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग थी, चार्टिस्ट आंदोलन। और फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना, ये इससे संबंधित है। और चौथा है 1932 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन, तो जो इससे संबंधित नहीं था, मैफ्लॉयर समझौता था, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उत्सादान। 26वां क्वेश्चन इस प्रकार है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हुए, तो ये बात सही है। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी, ये बात भी सही है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ होने के कारण वो वैसे ही उनकी स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रही, लेकिन स्वतंत्र तो वो हो गए। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नियम है बताना था, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मार्केल की बुक है ये। द मैन ऑफ हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर की बुक है। मॉडल पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, ये आरसी मैक्रेडीज की बुक है। और जो ये सैमुअल पी हंटिंगटन है, ये सैमुअल पी हंटिंगटन की बुक नहीं है, सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए थे, सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए थे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन से, इनकी बुक थी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। और ये पॉलिटिकल चेंजिंग ऑर्डर से भी जुड़े हुए थे, और पॉलिटिकल क्राइसिस डेमोक्रेसी, इनकी भी बुक इनसे भी जुड़े हुए थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? तो क्रांति के संदर्भ में हम बताना संविधान में परिवर्तन, सही बात है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, हाँ, क्रांति में ऐसा ही होता है कि एक को हटाने के लिए आंदोलन होता है और उसको हटा के दूसरों को लाया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद, ये भी होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परंपरा संरचनाएं होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है, ये तो सही है। ABCD चारों सही है इसके। सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एकात्मक प्रणाली के बारे में था, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, सही बात है। केंद्र सरकार जितनी ताकतवर होगी वो सब चीज़ों मुद्दों को सुलझाने में आसानी रहेगी। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्योजित की जाती है, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ संविधान में अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती, ये बात भी सही है। अमेरिकी संविधान में किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारिणी कृत्यों की न्यायिक संविधा के संबंध में विधि की सामयिक प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये चौथा संविधान है जिसमें ये उल्लेख है। 31वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रशासनिक विधि जो फ्रांस से है वो सुमेलित नहीं है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड से है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका से है। विधि का शासन इंग्लैंड से है। तो किसी को भी अगर दोस्त को ये PDF में चाहिए हो क्वेश्चन पेपर, तो मेरे साथ वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं वहाँ पे उनको दे दूँगा ये इस पेपर का PDF। या फिर मुझे वो मेल कर सकते हैं sumit331@gmail.com पे, या फिर मेरे फ़ोन नंबर पे वो हाई लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उनको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? तो ये मैक्स वेबर थे जिन्होंने राजनीतिक विकास की व्याख्या की है।
और 33वां क्वेश्चन इस प्रकार है, असिस्टेंट और रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, यह आम आदमी की सरकार का घोतक है। सही बात है, सबको समान माना जाता है और ये आम आदमी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि सबको वोट का अधिकार होता है, चाहे वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी गरीब हो। आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। हाँ, ये भी बात होती है कि इसके अंदर डोमिनेंट क्लास होती है, वो ज़्यादा रूल करती है। देखते हैं हम, तो इसके अंदर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। सही बात है ये। यह युक्ति युक्त विभक्त पर अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है। ये भी बात सही है। तो इसका ए बी सी सही है। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था, एक को दूसरे से सम्मिलित करना था। तो रॉबर्ट ए डोहाल है, वो पोलार्की से जुड़े हैं, प्लुरलिस्ट थिंकर हैं, ये हमें याद रखना है। रॉबर्ट ए डोहाल, पोलार्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन, ये सेकंड से जुड़े हैं। और बी हैं, बी जो लिपसेट है, पॉलिटिकल मैन से जुड़े हुए हैं, थर्ड। और सी जो ये सी हैं जो ये लिंग्विस्टिक एंड लेजिटिमेसी से जुड़े हुए हैं। और रोजर चार्टन है, वो जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल रियलिटी कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो ये इस प्रकार है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। सही बात है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये भी क्वेश्चन अगला इस प्रकार है, 1 और 2 से हमें सम्मिलित करना था। इस्लामिक क्रांति है, इस्लामिक क्रांति वो ईरान में चलाया गया आधुनिक विरोधी आंदोलन था, सेकंड इसका। और बी का है रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का बोल्शेविक क्रांति पार्टी ये था, इससे जुड़ा हुआ। और गौरवपूर्ण क्रांति जो थी, इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना बिना रक्तपूर्ण जो हुआ था, ये इसे भी कहा जाता है, इसलिए गौरव क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और अति नैतिक क्रांति, चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। तो ये इस प्रकार है, आप देख लें एक बार। आधुनिकीकरण को समानता निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? तो ये आधुनिकीकरण को जो माना जाता है, पश्चिमीकरण माना जाता है, यूरोपीकरण माना जाता है, और औद्योगिकरण माना जाता है, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय माना जाता है। तो ए बी सी डी इसका चारों ही आंसर है। मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। तो हाँ, हम कई बार देखते हैं कि जो मीडिया होती है उलट पुलट खबरें चला देती हैं, प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के कारण थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हाशिए पे आ चुकी है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आई है तो लोग ज़्यादा देखना ही पसंद करते हैं, तो पढ़ना थोड़ा बहुत कम हो चुका है। तो प्रिंट ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया होगा, जैसे हम देखते हैं डिजिटल फॉर्मेट पे, और जो टीवी हो गई, उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आजकल। और मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। तो ऐसा तो है नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं आजकल के टाइम पे भी कहाँ मीडिया कोई तटस्थ और निष्पक्ष है नहीं। कई मीडिया के वो गैलरीज बनी हुई हैं जो किसी ना किसी से सपोर्ट है और किसी ना किसी पार्टी का समर्थन करती रहती हैं। तो ये मेरे को तीसरा गलत है इसका। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं, ये बात भी सही है। तो ए बी और डी इसका सही है, और जो सी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 और 2 से हमें फिर दोबारा मिलाना है। जो डाइसी हैं, डाइसी विधि के शासन से जुड़े हैं, रूल ऑफ लॉ से जुड़े हुए हैं। इनका बहुत फेमस कोटेशन है, रूल ऑफ लॉ, ये याद रखें। और जब बी एन सैमुअल पी हंटिंगटन, पॉलिटिकल डीके से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक हादसे से। और आलमंड है, आलमंड जुड़े हुए हैं अप्रत्याशित हित समूह से। और मैकबरी बनाम मेडिसन न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है, यूएसए से। इसी के द्वारा ये न्यायिक समीक्षा अब यूएसए के अंदर स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? तो जो 1919 की विशेषता नहीं है, इसमें है विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। तो ये गलत है। जो उसमें विशेषता थी वो थी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, ये बात सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, ये भी सही है। प्रांतों और इंपेरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र
स्वतंत्रता पूर्व एक स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया? तो ये थे मॉरिस जॉनसन जिन्होंने ये उपलब्ध करवाया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में लिखित में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो पहला है, इसने संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है और उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। तो ये पहला ए और सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग का था। मैचिंग इस प्रकार करना है हमें। फर्स्ट का मधु राज्य का मृणाल गुडनर है, इसका एशिया ड्रामा इनकी किताब का नाम है। और बी का अभाव की राजनीति, पॉलिटिकल स्कार्सिटी माइनर वीरन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और शासनशीलता का संकट, क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंटलिटी के साथ जुड़े हुए हैं अतुल कोहली। और सेकंड है डी का विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत के मित्र इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 668 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है सदनों के बीच सहमति होने की दिशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो ये 368 में नहीं होता, ये जो नियम कानून होते हैं उसके ऊपर होता है। जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो 368 से संबंधित होते हैं और जो संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के लिए नहीं ली जा सकती। अगला क्वेश्चन है, सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कालानुक्रम के अनुसार रखे निम्नलिखित दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का सही चयन करें। तो ये चौथा इसका सही है। तो एक बार राष्ट्रपति का कार्यक्रम एक बार आप देख लें और उपराष्ट्रपति का देख लें और जो भारत के लोकसभा के स्पीकर रहे हैं उनका भी कार्यकाल एक बार देख लें, क्योंकि ये पेपर में कहीं ना कहीं एक नंबर का आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए सामर्थ्य बनाता है कि वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? तो ये अनुच्छेद 70 है। 48वां क्वेश्चन है, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में 1989 से भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। यह कथन किसका है? तो ये जेम्स मैनर का कथन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं एवं विधिक संस्था को एक लोक संस्था मानते हैं? तो ये माधवा खोसला एवं अनंत पद्मानंद जो थे पद्मभन ये मानते थे। और 50वां क्वेश्चन है, कौन सा भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो ये लॉयड एवं सुशान रुडोल्फ कहते हैं। इनकी ऐसी कुछ लक्ष्मी करके कुछ एक बुक है इनकी जिसके अंदर इन्होंने कहा है। और ये एक को हमें 2 से मिलाना था, तो फर्स्ट का है ए अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। तो इसका थर्ड है वाई ए कुरैशी, इसको मिला लेते हैं अभी, वाई ए कुरैशी जुड़े हुए हैं इसके साथ, थर्ड। और बी का सेकंड है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ए राव। और थर्ड का सेकंड है गर्विन एस्टिन। और फोर्थ का पॉल ए ब्राउस है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल ए ब्राउस। अगला क्वेश्चन ये उस टाइम के करंट के हिसाब से था, तो आप देख लें एक बार, अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये उस टाइम के करंट के हिसाब से था। लेकिन आ सकते हैं वर्तमान में भी हम 2-4 अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको 2-4 के जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको याद रखें उनमें कितनी विधानसभाएं सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं यूजीसी नेट के अंदर, तो देख लें एक बार। कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और ना कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो पी वर्धन है जो ये कहते हैं। भारत में पंचायती राज पर कौन सी सीमित 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। तो ये अशोक मेहता ये बात कहते हैं। वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जाता है? तो ये 4 ही हैं जिनके आधार पे भारत में ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, पहला सही है। यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता या संघीय ढांचा विभंग हो गया है, ये भी सही बात है। और या भ्रष्टाचार। तो ABCD इसका सही आंसर है। तो ये अभी 56वां क्वेश्चन के अंदर है, 1 को 2 से मिलाना है। जो भारत के अंदर आंदोलन हुए हैं, तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और
जो साइलेंट वैली है वो केरल से संबंधित है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। और वनवासी सेवा आंदोलन जो सम्मिलित है वो उत्तर प्रदेश से है, और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पॉल एब्रास द्वारा अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट में, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, पहले ऊपर भी आ चुका है तो ये ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है इसका भी आंसर। निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया? तो ये था पंजाब को, उत्तर पूर्व के राज्य को और कश्मीर को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अशर्षण और रीजनी का, लांट प्रिटचेट को भारत का एक असफल होता राज्य कहते हैं। सही बात है, उन्होंने अपनी, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो उन्होंने कहा है ये, भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्य को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। ऐसे कोटेशन कौन याद रखेगा, कितना याद कर सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन को देख लें आप, तो मुझे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते ज़्यादा, कोई हर क्वेश्चन के अंदर 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं उलट पुलट, तो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान ना दें और अपनी जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको मजबूत करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में कौन सा आयोग वर्गों से संबंधित नहीं है? तो शाह आयोग वर्गों से संबंधित नहीं है, बख्शी आयोग भी है, मंडल आयोग भी है, हैबनूर आयोग भी है। 60वां क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि ह्यूम और दूसरे अंग्रेजी उदारवादी कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन है विपिन चंद्रा जी की। कई लोग, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये सेफ्टी वॉल थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कई लोग इसको कंडक्टर की तरह, जो लाइटिंग कंडक्टर होता है इसकी तरह इस्तेमाल करने के लिए मानते थे कि एक अंधेरे में एक रोशनी की तरह कम से कम कांग्रेस पार्टी तो उभर रही है, और कई लोग इसको सेफ्टी वॉल की तरह देखते थे। तो ये देख लें एक बार आप। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? तो ये मैरी पार्कर फोलेट थी जिन्होंने ये सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इनकी पुस्तक थी द मिनीब्रोक कॉन्फ्रेंस 1971, जिससे नव लोक प्रबंध की शुरुआत मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, उससे जुड़ी हुई। 62वां क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको भी मिलान करना था। तो पहले का व्यवहारात्मकता था, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, और बी का नौकरशाही का था, विधिक विवेकशील प्राधिकारी, और सेकंड सी का पारिस्थितिकी का था, एंग्रो ट्रांजिट इंडस्ट्रीज, और डी का फर्स्ट था, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। तो देख लेते हैं एक बार, ए का ये था फोर्थ, बी का थर्ड था, और सी का सेकंड था, और डी का ये था। तो आप इसे ऐसे मिला लें इसको और समझ लें एक बार क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी नया लोक प्रबंध की विशेषता है? तो ये है संविदा पे देना यानी ठेके पे काम देना, प्राधिकार का हस्तांतरण करना, सही बात है, हस्तांतरण करना जो काम ना करें, निष्पादन का मूल्यांकन करना, जो कार्य हो रहा है उसका मूल्यांकन करना, एवोल्यूशन करना, कितनी कमी रह गई है, नहीं हुआ है, और प्रबंधन पर ध्यान देना, मैनेजमेंट पर ध्यान देना। तो ये चारों इसकी विशेषताएं हैं नवलोक प्रबंधन की, तो ये सही है। एक मिनट, ये इस प्रकार था, तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत का समालोचना सुखकर लोक मिथक नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? तो ये हर्बर्ट साइमन थे जिन्होंने ऐसा कहा है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? तो ये अब्राहम मैस्लो ने कहा है। देख रहे हो आप सारे क्वेश्चन आप कि पब्लिक पॉलिसी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन सारे के सारे आ रहे हैं। हॉर्थन प्रयोग निम्नलिखित में से हॉर्थन के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं? तो ये 1920 के दशक के अंत के हैं। एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? तो ये थॉमस कार्लाइल ने बताया था। नियंत्रण की एकता का अर्थ है? तो ये क्वेश्चन यूजीसी द्वारा उस टाइम हटा दिया गया था, गलत मान लिया गया था। 3 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जो यूजीसी ने ड्रॉप कर लिए थे, तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें था। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? तो वो जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो मंत्री से निकटवर्ती संघ प्रशासक के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ सही था। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये चारों ही हैं। देखने के बाद संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं?
जो ई गवर्नेंस है उसके लाभ क्या क्या है, इसमें अगर कुछ भी आपको नेगेटिव दिखाई दे उसको वहीं पे काट दें। तो ये इस प्रकार है, ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, सही बात है, पॉजिटिव चीज़ है। इससे सरकार के कार्यों में लोगों की भागीदारी कम हुई है। कम क्यों हुई है भाई ई गवर्नेंस से? तो ये आप देखें नेगेटिव चीज़ें, इसको काट ही दें खुद ही इतनी सी चीज़ें जनरल चीज़ें हैं। तो इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तो ये नेगेटिव है कहीं ना कहीं। इससे लेन देन खर्चों में कमी आती है। हाँ, इससे लेन देन ई गवर्नेंस से देख रहे हैं आजकल फटाफट काम हो जा रहा है। पहले हमें कई पैसे लग जाते थे कई चीज़ों में करने हैं, जो सस्ते, अब तो कई ट्रांसपेरेंसी भी आ गई हैं कई चीज़ों के ई गवर्नेंस के कारण। तो ये सही है। इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिली है। हाँ, तो कहीं ना कहीं विश्वास भी बढ़ा है। कहीं देखते हैं हम, कहीं सब्सिडी आती है तो सीधा डायरेक्ट अकाउंट में आती है, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है और लोगों का सरकार के प्रति एक विश्वास भी पैदा हुआ है कि हमारे पैसे अब सीधे डायरेक्ट आते हैं। तो ये ठीक था इसका ABEADE। तो मैं इसको आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आए सरकार की नीति से संबंधित या फिर ये जो वर्तमान में चल रहे हैं, तो उसका देखें कि जो जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में ही लें, और जहाँ भी नेगेटिव दिखे उसको कैंसिल करने की कोशिश करें। क्योंकि सरकार चाहती है कि वो अपनी जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको जनता तक पहुँचाने के जो विभिन्न तरीके हैं वो कैसे यूज़ हों और कितनी पॉजिटिव तरीके से उसको पहुँचाएँ। तो उसमें पॉजिटिव बातें ही होती हैं अक्सर, मैंने देखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज़ आप समझे, मैं बस ये कहने का मतलब था। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। गिल्टन स्टॉल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी की भर्ती होने की आशा नहीं होती। वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 73वां क्वेश्चन, क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। सही बात है। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन में चंद्रदंत के रूप में देखता है। तो ये भी बात सही है और आर ए की सही व्याख्या है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 74वां क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको मिलान करना था, मिलान कर लेते हैं चलिए। नियंत्रण की अवधि, इसका संबंध है पर्यवेक्षण से, ये इसके अंदर सेकंड ऑप्शन सही है इसका। पदक्रम का संबंध है तीसरे से, उचित माध्यम के द्वारा। और चौथा प्रत्यायोजन का संबंध है प्राधिकार की प्रभा और नियंत्रण की एकता एकमात्र बॉस के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां 74वें संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए तो क्या हुआ? इसे 73 ये भी देखें तो आराम से हो जाएगा। सरकार में पारदर्शिता आई, सरकार में उत्तरदायित्व आया, महिला सशक्तिकरण हुआ, जनतंत्र की मजबूती हुई। तो ABCD इसका सही है। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। तो ये जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण काफ़ी परिवर्तन हुआ। राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसको याद रखना है। इसके जो वो अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी थे, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतों की पहचान की? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 27 रीतों की भ्रष्टाचार की पहचान की। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है 79, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो ये द्वितीय वेतन आयोग के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 80वां, निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की? तो ये दूसरा प्रशासनिक आयोग जिन्होंने इसकी पहचान की थी। तो ये याद रखें वीरप्पा मोइली से जुड़े हुए हैं जो इसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। 81वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनाने का कानून क्रम है? किसने कौन सा पहले बनाया है, कौन सा बाद में बनाया? तो इसने सबसे पहले अमेरिका ने बनाया है, फिर यूरोपीय सोवियत यूनियन ने बनाया है, फिर ब्रिटेन ने बनाया है, फिर फ्रांस और चीन, और अब भारत भी इसके अंदर सम्मिलित है। तो हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। और ये क्वेश्चन UGC द्वारा उस टाइम ड्रॉप कर लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन याद भी कौन रख सकता है? कौन विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा कौन से अध्याय में? ऐसा क्वेश्चन कब कौन कितना याद रख पाएगा? तो ये UGC द्वारा इसको हटा लिया गया था क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए थे वही गलत थे। ये सेशन और रीजनिंग से संबंधित है। शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी की निरुत्साहित किया। सही बात है। राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीति भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वियतनाम, सैलिस, मंगोलिया और सिंगापुर के साथ किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और आसियान के संबंध निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसका A और C सही है। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बना।
तो ये दोनों सही था, ए और सी इसका आंसर सही था। सार्क के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसके बारे में सही बताना है। तो भागीदार भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने, तो ये सही है। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, तो ये दोनों सही हैं। तो सी और डी इससे सम्मिलित हैं, तो ये देख लें आप। किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है, तो ये निर्माण का विश्व है। तो देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है, जो जिसमें भी निर्माण की चीज़ें बात की जाती है बनाने की, तो निर्माणवादी इसकी बात करते हैं। तो ये इसका आंसर 4 था। 88वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका बी और डी है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। और डी है, भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है। ये भी दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, असर्शन और यूनिक से संबंधित सुरक्षा विवादित अवधारणा है, सही बात है। सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है, बहुत आयामी तो है ही है, सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी द्वारा ड्रॉप कर लिया गया था, तो आप देख लें इसको, ये ड्रॉप है। एक बार इसको काला उनको सुमेलित करना था, तो ये ड्रॉप कर लिया गया है। 91वां क्वेश्चन इस प्रकार है, नव उदारवादी अपने लौकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में क्या अधिकतम है। तो ये है प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से सम्मिलित है, तो ये माइकल डायल और ब्रूस रूसेट के द्वारा ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 93वां, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1993 में मांटीवीडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये है तीसरा, युद्ध करने की शक्ति, ये इससे सम्मिलित नहीं है। तो मैं थोड़ा दोस्तों तेज़ हो गया हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सिर्फ ऑप्शन पे आप साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो एक बार आप देख लें ऑप्शन को आराम से बैठ के। तो इसको मैचिंग करना था दोस्तों। पहला जेनेवा प्रोटोकॉल था रासायनिक शास्त्रों का निषेध, और बी का था STRT-2 था जो सम्मिलित वो संबंधित है वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। और INF जो है 2 वर्गों में भू आधारित मिसाइलों का निषेध, और START-A1 का संबंध है तीसरे से, सामरिक शस्त्रों की कटौती से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत कथन था इसमें बताना था। तो ये सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती है, तो ये गलत है, ये दोनों साथ नहीं रहती है। विचारधाराओं के मार्गेंथु वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये अधिपत्य की विचारधारा सम्मिलित नहीं है। और अधिपत्य हेजिमनी थ्योरी का संबंध हमें याद रखना है ग्रामशी से है, जिनकी बुक थी प्रिजन नोटबुक, तो ये याद रखना है हमें, हेजिमनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 वैश्विक सर्व सामान्यों का हिस्सा नहीं है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 वैश्विक सर्व सामान्यों का हिस्सा नहीं है, जो वो ये उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। 98वां क्वेश्चन इस प्रकार है, शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ये इसका बी और डी सही है। सिद्धांत यह रचनात्मक कूट नहीं है, और डी यह पक्षों के बीच प्रशासनिक सुरक्षा और अतिस्थायित्व का लक्ष्य करता है। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो वैश्विकता राजकता न्याय नॉन एक्टर संस्था से सम्मिलित नहीं है। यथार्थवाद राष्ट्र से संबंधित है। निर्भरता आर्थिक हित से, और नारीवादी जेंडर से संबंधित है। और ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें से गलत बतानी थी। दी रेसिड ऑफ द अर्थ, फ्रांस फैनन, जो अभी जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रंग भेद के ऊपर मुख्य रूप से अपना काम किया है। वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, ये समीर अमीन जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो ये 100 क्वेश्चन इस प्रकार हो चुके हैं दोस्तों कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत कुछ कमियाँ भी रह चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और कमी रह चुकी है। आप बताएं इसके अंदर हम कैसे सुधार कर सकते हैं, और जो भी हैं आपके सुझाव जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दें, और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका इंगेजमेंट बताएगा कैसे रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका दिल से आभार। अपने देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और इस बार JRF UGC नेट का निकालें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार।